देश से लेकर दुनिया तक राजनीति के गलियारों की खबरें, हर उस बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। हमारे इस कार्यक्रम में शहर शहर से रिपोर्टर जुड़ेंगे और हम उन बड़ी खबरों को अपडेट लेंगे और पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो रिपोर्टर्स लाइव में आपको जानकारी देंगे कि आपके राज्य की कौन सी बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले हम रुक करेंगे ईशा ठाकुर का और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आज उनके राज्य में क्या बड़ी खबरें हैं। ईशा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज कौन कौन सी वो बड़ी खबरें हैं जिसे जानना दर्शकों के लिए बेहद जरूरी है। देखिए, जिस तरीके से बीती शाम की बात करें, शाम 5 बजे के करीब चंडीगढ़ पंजाब बीजेपी मुख्यालय में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, सबसे पहले तस्वीरें मैं यहाँ पर साझा करना चाहूंगी। ये जो बाइक वहां पर खड़ी है, पुलिसकर्मी आपको नजर आ रहे हैं, वहां पर दरी बिछाई गई है, उसी एरिया में ब्लास्ट हुआ था। हालांकि जिस व्यक्ति ने ब्लास्ट करने की कोशिश की थी, उसकी पूरी कोशिश थी कि पंजाब बीजेपी मुख्यालय के अंदर उस ग्रेनेड को फेंके, लेकिन गनीमत ये रही कि जो ग्रेनेड है वो एक्टिवा में बजी और उसके बाद वहां पर ब्लास्ट हुआ और वहां साथ में लगती जो गाड़ी है उसके शीशे भी जो है टूटे हैं और साथ ही साथ जो दीवार ये है इस पे छर्रे भी पड़े हैं। लेकिन अब जो स्कूटी यहाँ पर खड़ी थी और जो गाड़ी थी उसको पुलिस ले जा चुकी है और देखिए यहाँ पर अस्थायी रूप से पोस्ट भी तैयार कर दी गई है। पुलिस कर्मियों को आप देख सकते हैं यहाँ पर तैनाती की गई है। लेकिन आपको मैं तस्वीर यहाँ पर साझा करना चाहूंगी क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि पंजाब बीजेपी मुख्यालय में सीआरपीएफ की टीम जो है हमेशा ही तैनात यहाँ पर रहती है और पंजाब पुलिस की भी। ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ये चेक पोस्ट है, यहाँ पर सीआरपीएफ की टीम जो है हमेशा तैनाती रहती है, चौकस में रहती है और यही बड़ा सवाल है कि आखिरकार इतनी बड़ी जो घटना है वो कैसे यहाँ पर हुई। देखिए, पुलिस की तरफ से अभी किसी तरीके का बयान यहाँ पर साझा नहीं किया गया है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और वीडियो लगातार वायरल हो रही है और अभी तक जो पुष्टि हुई है वो यही हुई है कि हैंड ग्रेनेड का इस पे इस्तेमाल किया गया था और ये भी कहा जा रहा है, अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो हैंड ग्रेनेड है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से आया था। आईएसआई संगठन कहीं ना कहीं इसके पीछे है, ये फिलहाल अंदेशा लगाया जा रहा है। और पंजाब बीजेपी की कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा की अगर बात करें, बीते कल वो देखिए दिल्ली में मौजूद थे, वापिस वो आ चुके हैं, उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी ही देर में वो करने वाले हैं। लेकिन आरपी सिंह जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, उनका भी कहना है कि अश्वनी शर्मा को भी कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश की गई थी और ये जो हमला है कहीं ना कहीं अश्वनी शर्मा के ऊपर करने की कोशिश की गई थी, लेकिन गनीमत में मौजूद है। एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा देते हैं जी। अब पीछे की ये जो पूरी तस्वीर है पंजाब बीजेपी मुख्यालय की है और ठीक उसके बाहर यहाँ पर जो ये दरी बिछी है, इसी एरिया में ही वो ब्लास्ट हुआ था। फिलहाल इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है क्योंकि सुबह के वक्त की अगर बात करें सीएफएसएल की टीम यहाँ पर पहुंची थी, साक्ष्य यहाँ पर जोड़े गए और बीते कल की बात करें एनआईए की टीम भी यहाँ पर थी, चंडीगढ़ पुलिस अभी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अभी तक फिलहाल तफ्तीश यहाँ पर चल रही है कि आखिर बिल्कुल ईशा, देखिए ये बड़ा सवाल है कि ऐसे में कैसे कोई यहाँ पर जो है धमाका हो गया, कैसे यहाँ पर लोग पहुंचे। लेकिन ईशा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं कि बस थोड़ी देर में पीसी होना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय क्या बताया जा रहा है? और आप मुझे ये भी बताइएगा, जिस वाहन का आप जिक्र कर रही हैं, क्या उस वाहन को लेकर कोई जानकारी निकल कर सामने आई? नंबर प्लेट क्या है, कहाँ का ये वाहन था, इसे लेकर कोई अपडेट आपके पास ईशा? देखिए, अगर हम पंजाब बीजेपी मुख्यालय की बात करें तो यहाँ पर आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। बेसमेंट की अगर बात करें तो वहां पर जो आईटी विभाग है वहां पर कई जो कर्मचारी है वो कार्यरत थे। जिस एक्टिवा के पास एक ग्रेनेड हमला हुआ है और जिसकी जो गाड़ियां वहां पर पार्क थी वो उन्हीं कर्मचारियों की थी जो अंदर बीजेपी के आईटी सेल में काम करते हैं। फिलहाल उनकी तरफ से जो काम है वो किया जा रहा है और पूछताछ उनसे भी की गई। लेकिन जो गाड़ियां हैं वो बीजेपी के दफ्तर में ही जो काम करते हैं कर्मचारी उनकी है। लेकिन ये जो ब्लास्ट है देखिए एक्टिवा में नहीं हुआ, क्योंकि वीडियो भी वायरल हो रही है, उसमें ग्रेनेड फेंकते हुए एक शख्स जो है नजर आ रहा है, उसकी तरफ से ग्रेनेड यहाँ पर फेंका गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि उसने डराने की मंशा से इस घटना को अंजाम दिया या फिर उसकी मंशा कोई और थी। बीजेपी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं अश्वनी शर्मा, वो 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस वक्त वो कार्यालय के भीतर भी मौजूद हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अश्वनी शर्मा की अगर बात करें, पठानकोट एसएसपी की तरफ से एक सप्ताह पहले उनको आगाह किया गया था कि अगर वो मॉर्निंग वॉक में भी जाते हैं तो सुरक्षा कर्मियों के साथ जाए, क्योंकि उनकी सुरक्षा को लेकर खतरा है। आए दिन अगर पंजाब की कानून व्यवस्था की अगर बात करें या फिर चंडीगढ़ की कानून व्यवस्था की,
लगातार चरमराती हुई यहाँ पर जा रही है। लेकिन अब देखना ये है कि कितनी जल्दी इस पूरे घटना को सुलझाती है चंडीगढ़ पुलिस और एनआईए की टीम। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां भी इस पर लग चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ राजनीति भी देखिए अपनी चमक पर है। बिल्कुल। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि हर बात का भीगा भारतीय जनता पार्टी भगवंत मान के ऊपर फोड़ती है, और चंडीगढ़ क्योंकि यूटी है तो ऐसे में सीधा ये केंद्र के अधीन आता है। ऐसे में यहाँ पर देखिए पंजाब सरकार कह रही है, खासतौर से क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी सरकार सत्ता में है, उनका कहना है कि चंडीगढ़ को पंजाब को दे दे, क्योंकि पंजाब की राजधानी भी है चंडीगढ़। तो ऐसे में अगर दे दिया जाता है तो पूरी सुरक्षा यहाँ पर सुनिश्चित होगी। लेकिन पंजाब के ये कैसे हालात हैं ये किसी से छिपे नहीं हैं। पंजाब की कानून व्यवस्था भी लगातार चरमराती जा रही है। रविवार के दिन हमने देखा कि अमृतसर में किस तरीके से ग्रेनेड हमला हुआ है, लेकिन यहाँ पर अब केंद्रीय गृह मंत्रालय कितनी जल्दी कार्रवाई करता है ये भी देखना होगा, क्योंकि यूटी सीधी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। पूरा इंतजार किया जा रहा है आधिकारिक तौर पे बयान का भी कि यहाँ पर जिस तरीके से नाम देखिए आ रहा है जैश ए मोहम्मद का, तो ऐसे में ये देखना है कि क्या यहाँ पर कौन सा आतंकी संगठन है जो इसके पीछे है। एक पोस्ट भी बीते कल वायरल हुई थी जिसमें जो खालिस्तानी संगठन है उनकी तरफ से इस जो घटना है उसकी जिम्मेदारी ली गई थी। लेकिन अभी ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि जो प्रतिबंधित खालसा जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल है आतंकी संगठन, उसने शायद ये हमला करवाया हो। आधिकारिक तौर पर जब पुष्टि हो जाएगी उसकी जानकारी भी हम दर्शकों के साथ साझा करेंगे। लेकिन इंतजार किया जा रहा है कि क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल ईशा, ये देखना होगा कि देखिए अब जांच में क्या कुछ सामने आता है। लेकिन कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए तो इस पर सवाल जो है वो विपक्ष भी उठाता हुआ नजर आ रहा है। ईशा आप बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास और सीधे रुक करेंगे स्टेट हेड यूपी के राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, यूपी की आज कौन सी वो बड़ी खबरें हैं जो आज दिन भर सुर्खियां बनी रहेंगी? बिल्कुल सिमरन, अगर यूपी की उन खास खबरों की बात कर लें तो लखनऊ का जो बीकेटी क्षेत्र है वहां पे अवैध रूप से बने हुए 3 मस्जिदों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया है। हालांकि निर्णय हाईकोर्ट के निर्देश पे हुए हैं और जिस तरह की कार्रवाई हुई है इससे पहले भी देखा गया है कि प्रदेश में जितने भी अवैध मदरसे या अवैध मस्जिदें नो मेंस लैंड, हम नेपाल बॉर्डर के समीपवर्ती जनपदों की बात कर लें, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, उन जनपदों की बात कर लें या फिर लखनऊ के बीकेटी की बात कर लें, जहां जहां भी इस तरह से अवैध मस्जिदें बनी हुई हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। उसी कड़ी में इन 3 मस्जिदों को ध्वस्त किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर लें तो सीएम योगी गोरखपुर में है। आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने जनता दर्शन लगाया, लोगों की समस्याओं को सुना और उच्च अधिकारियों को तुरंत उन समस्याओं के निराकरण के लिए निर्देश जारी किए। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ लोग जो आम नागरिक थे पहुंचे हुए थे जनता दर्शन में, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर वो परेशान थे कि इलाज नहीं करा पा रहे हैं गरीबी के चलते, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा है कि आप अपना एस्टीमेट बनाइए और सरकार को दीजिए, सरकार आपका इलाज कराएगी, कहीं से भी आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी अखिलेश यादव की बात कर लें तो अखिलेश यादव आज दोपहर में पार्टी कार्यालय पे अपने जो भी प्रदेश के अन्य जनपदों के कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ एक बैठक कर रहे हैं। तो 2027 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी भी अपनी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। उसी कड़ी में आज अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। इससे पहले भी देखा गया कि अभी कुछ दिन पहले मायावती ने भी अपने बूथ लेवल पे तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी और अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा भी की थी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ऐसा प्रयास किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस भी एन केन प्रकरण किसी भी तरह चाहती है कि यूपी में अपने खोए जनाधार को हम प्राप्त कर लें। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से तैयारियां चल रही है, संगठन, सरकार और पार्टी को एक साथ समन्वय बनाकर कैसे 2027 में हैट्रिक लगाना है, इसके लिए भी हम लोगों ने मोहन भागवत से लेकर संघ के उन प्रमुख नेताओं के दौरे को देखा, चाहे वाराणसी की बात कर लें, गोरखपुर की, आगरा की, लखनऊ की। तो एक तरह से कहा जा सकता है सिमरन की ये सारे राजनीतिक दल 2027 के चुनाव की बिसात बिछाने में जुट गए हैं। बिल्कुल। इसके अलावा हम बात कर लें तो जिस तरह से कानपुर में किडनी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था, जहां पे टेलीग्राम के माध्यम से डॉक्टर्स डोनर की तलाश करते थे और 4 से 5 लाख रुपए में डोनर से खरीद लेते थे और 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख रुपए में उसका दूसरी जगह पे बेचते थे। इसको लेकर सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, तमाम जगहों पे छापेमारी चली है, 3 नर्सिंग होम को सील किया गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की तरह जिस तरह से काम चल रहा था उस कड़ी में जब इसका भंडाफोड़ हुआ है तो उस पर भी
कठोर कार्रवाई हो रही है और तमाम डॉक्टर्स के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है। 3 डॉक्टर्स हालांकि फरार चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। अब देखना होगा कि इसका सिंडिकेट कहां तक जुड़ा हुआ है, कौन कौन से वो लोग शामिल हैं या डॉक्टरी पेशा में जुड़े हुए वो कौन कौन से डॉक्टर हैं जो इस तरह के काले कारनामे में जुड़े हुए थे और इस तरह से किडनी रैकेट चला रहे थे। जी सिमरन। बिल्कुल, देखिए अब 4 बड़ी खबरें राघवेंद्र आपने बताया। सबसे पहले तो राहत की खबर ये है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अमूमन हम देखते हैं कि जब भी वो दर्शन करते हैं, जनता दर्शन करते हैं, तो लोगों को उनकी फरियादों को वो सुनते हैं, साथ में अधिकारियों को वो नसीहत भी देते हैं कि समय रहने पर इलाज जो है लोगों का हो और जो भी समस्या हो उसका समाधान हो। लेकिन राघवेंद्र आप मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा, चूंकि 27 में विधानसभा चुनाव है और आप बता रहे अखिलेश यादव आज बैठक भी करने वाले हैं, बैठक में अखिलेश यादव के साथ और कौन कौन मौजूद रहेगा और बैठक का समय क्या बताया जा रहा है? बिल्कुल, दोपहर में 12:30 बजे का समय तय किया गया है, तो 1 बजे के आसपास में ये अहम बैठक होगी। प्रदेश के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय पे बुलाया है, तो एक तरह से वो अपने संगठन को, पार्टी को मजबूत करने की कवायद में जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर 2027 का चुनाव जीतना है, वो भी ऐसे समय में जहाँ पे उनके महत्वपूर्ण गठबंधन के जो हिस्सेदार थे, हम ओपी राजभर की बात कर लें या जयंत चौधरी की बात कर लें, वो दोनों नेता इस समय एनडीए के खेमे में हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, कोई केंद्र में है तो कोई राज्य में है। ऐसे में अकेले चुनाव लड़ना, हालांकि अखिलेश यादव बार बार इंडी गठबंधन की बात, जिस तरह से मायावती को अपनी तरफ आकर्षित करने का, जिस तरह से उनका स्टेटमेंट आता था कि बसपा के लिए दरवाजे खुले हुए हैं और हम चाहते हैं कि गठबंधन हो, जिस तरह से मायावती ने स्पष्ट कर दिया कि बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी, ऐसे में अखिलेश यादव के सामने चुनौतियाँ बहुत हैं, क्योंकि उनके साथ न तो जयंत हैं, न ओपी राजभर हैं और नहीं इस बार की गठबंधन, इंडी गठबंधन के हिस्सेदार बसपा ही बनेगी, तो उसी को साधने की कवायद में वो जुड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि उनको सफलता कैसे मिलती है, क्योंकि लगातार जब आप 10 साल सत्ता से दूर रहते हैं तो आम कार्यकर्ताओं को, पार्टी वर्कर्स को जोड़े रखना भी एक कठिन चुनौती होता है। वहीं 10,000 के सुशासन के दम पे योगी आदित्यनाथ जब चुनावी मैदान में जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार में महिला सुरक्षा को लेकर, आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर, व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर जिस तरह से काम किया गया, प्रदेश में निवेश का माहौल बनाने का जिस तरह से काम किया, सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज वाला राज्य उत्तर प्रदेश को बनाया गया, सर्वाधिक एयरपोर्ट वाला राज्य यूपी को बनाया गया, सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य यूपी को बनाया गया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की संकल्पना को साकार किया। इतना ही नहीं, ओडीओपी की संकल्पना को जिस तरह से साकार किया गया, जिसके देश के अन्य राज्य भी, हम चाहे गुजरात की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, वो भी इसकी नकल कर रहे हैं या इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। ऐसे में चुनौतियां विपक्ष के सामने बहुत होगा कि अगर कोई भी राजनीतिक दल का नेता अगर अच्छे कार्य करके चुनावी मैदान में आता है तो उसको कैसे डिफीट दिया जाए। हालांकि हैट्रिक लगाना भी इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जब आप 10 साल लगातार सत्ता में होते हैं तो थोड़ा बहुत इंटर इनकम्बेंसी जरूर बनती है। अब देखना होगा कि इंटर इनकम्बेंसी का प्रभाव कितना पड़ता है या अखिलेश यादव जनता का विश्वास जीतने में कैसे सफल होते हैं। हालांकि अखिलेश यादव बार बार पीडीए की बात करते हैं, आप माइनॉरिटी की बात कर लें, संविधान बचाने की बात करते हैं, आरक्षण बचाने की बात करते हैं। अब इस बार कितना वो सफल होंगे ये तो 2027 के चुनाव में पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए उतना आसान 2027 नहीं होगा। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल राघवेंद्र, तो देखिए ये देखना होगा कि अखिलेश यादव भले ही पीडीए का बार बार जिक्र कर रहे हो और दलितों का हितैषी बनने की कोशिश जो है लगातार अखिलेश यादव कर रहे हैं, चूंकि आप मायावती का भी जिक्र कर रहे हैं तो मायावती ने पहले कह दिया था कि किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लड़ेंगे तो अकेले लड़ेंगे। राघवेंद्र बने रहिएगा, आप लौटूंगे मैं आपके पास। देहरादून से हमारे सहयोगी राघवेंद्र प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज की वो 3 बड़ी खबरें, उपेंद्र माफ कीजिएगा उपेंद्र, 3 बड़ी खबरें क्या हैं? देखिए अगर बड़ी खबर को गिरबात की जाए तो 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से जो है तैयारियां पार्टियों के द्वारा करनी शुरू हो चुकी है, जिस तरीके से कांग्रेस और भाजपा दोनों जो है वो तैयारी जो है वो कर रही है। दूसरा, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो कांग्रेस का ये कहना है कि भाजपा के जो सिटिंग विधायक हैं वो भी अब उनके जो है उनके पास जो है वो आना चाहते हैं, उनको जो है वो ज्वाइन करवाना चाहते हैं, वो लगातार उनके संपर्क में हैं
इस तरीके का दावा जो है वो कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। और लगातार अगर देखा जाए तो दोनों ही पार्टियां, चाहे वो भाजपा हो कांग्रेस हो, अपने कुनबे को 2027 से पहले मजबूत करने में जो है वो जुटी हुई है। जिस तरीके से एक तरफ भाजपा ने जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम शुरू किया है, तो दूसरी ओर जिस तरीके से कांग्रेस ने भी भाजपा के जो पूर्व विधायक रहे हैं उनको जो है अपने साथ जोड़ने का काम किया है। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस में थोड़ा सा गुटबाजी जरूर देखने को मिली है। कई और लोगों की ज्वाइनिंग जिस तरीके से कांग्रेस में होनी थी, लेकिन उसमें जिस तरीके से कांग्रेस के ही कई बड़े नेता जो है अड़ंगा डालते हुए दिखाई दिए और उनकी ज्वाइनिंग जो है वो रोक दी गई। उसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी जो है वो नाराज दिख रहे हैं। वो भी 15 दिन के राजनीतिक उपवास करते हुए नजर आ रहे हैं कि 15 दिनों तक राजनीतिक तौर पर जो है वो उपवास पर रहेंगे। तो ऐसे में उनका जो है वो विरोध जो है वो जता रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर हम जिताऊ कैंडिडेट को अगर पार्टी में शामिल नहीं करेंगे तो ऐसे में कांग्रेस कैसे 2027 जो है वो जीत पाएगी। उसको लेकर वो नाखुश दिखाई दे रहे हैं। उसको लेकर ये देखा जा रहा है कि लगातार जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं वो हरीश रावत को मनाने की कोशिश में जो है वो जुटे हुए हैं। दूसरी ओर भाजपा भी अपने कुनबे को जिस तरीके से मजबूत कर रही है, लगातार जो छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ताओं और नेताओं को अपने साथ जोड़ने का काम जो है वो कर रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि 2027 के लिए पूरी मजबूती के साथ जो है वो चुनाव लड़ा जाएगा। इसको लेकर पूरी तैयारी जो है भाजपा की ओर से जो है वो की जा रही है। दूसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जो देहरादून में ब्रिगेडियर की जो हत्या हुई थी उसके बाद से कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में डीजीपी दीपम सेठ ने जिस तरीके से ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करने को लेकर जो दिशा निर्देश दिए हैं, ऐसे में जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उन पर कानूनी शिकंजा कसने के लेकर जो निर्देश दिए गए हैं, उसको लेकर लगातार कार्रवाई जो है पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही है। देर रात को भी जिस तरीके से देहरादून पुलिस ने जो छापेमारी की उसमें 30 लोगों को जो संदिग्ध अपराधी के तौर पर जो है उनको पकड़ा गया है। उनसे लगातार पूछताछ जो है वो की जा रही है। साथ ही जो ब्रिगेडियर की हत्या जिस तरीके से जो हुई थी उसके जो 3 आरोपी जो फरार चल रहे थे उनको भी पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उसके खिलाफ लगातार पुलिस अब जो है वो छानबीन करेगी, सत्यापन अभियान चलाएगी और उनको जो है गिरफ्तार करने का काम जो है वो करेगी। जिस तरीके से जो कानून व्यवस्था पिछले 2 महीने से जो देहरादून में जो कानून व्यवस्था खराब हुई है उसको पटरी पर लाने की पूरी कोशिश जो है वो की जाएगी। उसको लेकर पूरी तैयारी जो है वह पुलिस प्रशासन की ओर से जो है वो की जा रही है। तीसरी बड़ी खबर अगर चारधाम यात्रा की अगर की जाए तो चारधाम यात्रा को लेकर भी सरकार और प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है। अगर देखा जाए तो लाखों की संख्या में जो रजिस्ट्रेशन है वो हो रहे हैं। सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन जिस तरीके से केदारनाथ धाम के लिए जो है वो हो रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने जिस तरीके से केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो कर लिया है। 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। उससे पहले जिस तरीके से जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो हो रहे हैं उसमें भी काफी संख्या में रजिस्ट्रेशन जो है वो श्रद्धालुओं के द्वारा किया जा रहा है। और हालांकि 17 अप्रैल से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो है हरिद्वार ऋषिकेश से जो है वो श्रद्धालु कर सकेंगे। और ऐसे में देखना होगा कि इस बार कितनी संख्या में श्रद्धालु जो है वो पहुंचेंगे। बिल्कुल उपेंद्र, मेरा सवाल ये भी है चूंकि अब चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है और हर बार हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है, लेकिन संख्या इतनी अधिक हो जाती है कि बीच में सरकार को आकर एक गाइडलाइन जारी किया जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या अभी संख्या को लेकर कोई लिमिटेशन तय किया गया है क्या कि 2 लाख तक रजिस्ट्रेशन होंगे उसके बाद नहीं होंगे? क्योंकि पिछली बार का अगर हम जिक्र करें तो बहुत हड़बड़ी हुई थी और इसमें श्रद्धालु काफी परेशान भी हुए थे। देखिए, इसमें किसी भी प्रकार की कोई लिमिटेशन जो है वो सरकार की ओर से नहीं की गई थी, क्योंकि एक बार जब सरकार ने लिमिटेशन को लेकर जब बात की थी तो उसको लेकर जो तीर्थ पुरोहित है, पंडा पुरोहित हैं और जो चारधाम यात्रा से संबंधित जो व्यापारी हैं उन्होंने उसका विरोध जो है वो जताया था। उन्होंने कहा कि लिमिटेड श्रद्धालु जो है वो चारधाम की ओर जो है वो आ रहे हैं, ऐसे में व्यापार पर इसका जो है संकट गहरा रहा है। और ऐसे साथ ही साथ जिस तरीके से जो तीर्थ पुरोहित थे, पंडा पुरोहित थे, उन्होंने भी इसका विरोध
जो है वो जताया था। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार का जो है जो रोक है वो नहीं लगनी चाहिए, जो कंटिन्यू जितने श्रद्धालु जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको चार धाम जो है वो भेजा जाएगा। हालांकि उसके लिए व्यवस्था जो है वो सरकार की ओर से जो हो वो करनी होगी, और हमारी तरफ से भी पूरी तैयारी और प्रशासन की ओर से भी पूरी तैयारी जो है वो चार धाम यात्रा को लेकर की गई है। तो ऐसे में लिमिटेशन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। ये जरूर है कि जहां पर जितनी क्षमता है, यानी कि धाम में जितनी क्षमता रुकने की है उतनी क्षमता में श्रद्धालुओं को जो है वहां पर भेजा जाएगा और वहां पर जो है दर्शन जो है वो कराए जाएंगे। उसके बाद उनकी रहने की व्यवस्था जिस तरीके से जो रहती है वो व्यवस्था जो है वहां पर प्रशासन की ओर से जो है वो की जाएगी। इसको लेकर पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है। खासतौर पर इस बार जिस तरीके से जो रजिस्ट्रेशन के दौरान जो शुल्क रखा गया है, ऐसे में शुल्क भी रखा जाएगा। साथ ही साथ को बिना रजिस्ट्रेशन वाले को किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी व्यक्ति को जो है चार धाम नहीं जाने दिया जाएगा। ऑफलाइन सुविधा भी दी जाएगी क्या? रोक ऑफलाइन सुविधा भी दी जाएगी क्या रजिस्ट्रेशन को लेकर? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अभी फिलहाल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो चल रहे हैं, लेकिन 17 अप्रैल यानी कि चारधाम यात्रा की जब 19 अप्रैल से शुरुआत होगी तो उसके 2 दिन पहले यानी कि 17 अप्रैल को जो है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएंगे। यानी कि जो व्यक्ति ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपना नहीं कर पाएंगे वो अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 17 अप्रैल से जो है वो सुबह 7 बजे से हरिद्वार ऋषिकेश में जो रखा गया है वहां से जो है अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकेंगे और उसके बाद चारधाम की यात्रा पर जा सकते हैं। उसको लेकर पूरी तैयारी प्रशासन की ओर से पूरी रोड मैप जो है वो तैयार जो है वो किया गया है। सरकार का दावा है कि इस बार जो है 50 से 60 लाख के करीब जो है वो श्रद्धालु दर्शन के लिए जो है चारधाम पहुंचेंगे और ऐसे में पूरी तैयारी जो है वो की गई है। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसको देखा जा रहा है। खासतौर पर जो स्थानीय विधायक हैं उसके साथ साथ जो जिला प्रशासन की जो टीमें हैं, स्थानीय प्रशासन के जो टीमें हैं वो लगातार निरीक्षण जो है वो कर रहे हैं। जो रास्ते खराब हैं उन रास्तों को बनवाने का काम किया जा रहा है, जो सड़क मार्ग खराब है उनको बनवाने का काम किया जा रहा है। यानी कि चारधाम जिस तरीके से उत्तराखंड की रीढ़ मानी जाती है और आर्थिकी का सबसे ज्यादा आर्थिकी जो है वो चारधाम यात्रा से जो है जिस तरीके से आता है, तो ऐसे में पूरी तैयारी जो है वो सरकार प्रशासन की ओर से जो है वो की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का जानकारी पहुंचाने के लिए। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।